नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश है। लिखा किसने है? राकेश सूद जी ने। किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं इंडिया यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप, या जो मिलिट्री पार्टनरशिप है या रक्षा के मामले में जो पार्टनरशिप है वो क्या हो रही है, गहराती जा रही है। इसी बारे में ये बात कर रहे हैं। अगर आप पिछली सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को। कल भी जो एडिटोरियल था वो उसी के रिगार्डिंग था कि कैसे जो अलग अलग लेवल पे यूएस इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए या जो भी देश हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं अभी यहाँ वर्तमान जो प्रेजेंट जो हमारा एडिटोरियल है उसके बारे में। लिखा है ना राकेश सूद ने। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। The India-United States Defense Partnership received major boost earlier this week with the visit of U.S. Secretary of the State Mike Pompeo and U.S. Defense Secretary Mark Esper for the third round of 2+2 dialogue with their Indian counterpart, External Minister S. Jaishankar Prasad and Defense Minister Rajnath Singh। तो जो इंडिया के जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो क्या है, बहुत ही मेजर बूस्ट मिला है उसको। किससे मेजर बूस्ट मिला है कि दो लोग अमेरिका के आए और दो लोग यहाँ के थे। दो लोग जो अमेरिका के आए थे उसमें माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और दूसरे थे यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे वो थे मार्क एस्पर, उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और हमारे तरफ से दो लोग कौन थे? रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह और दूसरी विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। दोनों ने इस चीज़ को पार्टिसिपेट किया इस बैठक में। द ज्वाइंट स्टेटमेंट स्पेल आउट द हाईलाइट्स बट ऑप्टिक्स आर व्हाट डिफाइन द विजिट। अब यहाँ पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसने कुछ हाईलाइट को स्पेल आउट, या हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बट द ऑप्टिक्स आर व्हाट डिफाइन द विजिट। लेकिन जो ऑप्टिक मतलब जो विजिट है वो क्या डिफाइन करती है, ठीक है, अगर और हम इसको डीपली देखें तो। एट द टाइम व्हेन मोस्ट मिनिस्ट्रियल एंगेजमेंट and even summit are taking place virtually, the significance of two senior US officials traveling to Delhi a week before US goes to the polls convey an unambiguous political message. The defense partnership has come of age। तो यहाँ पर ये कि जब कोविड-19 के समय में लोग वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं उस समय यूएस के दो ऑफिशियल का भारत आना, और कब भारत आना? जब अमेरिका की राजनीतिक या सीधी सी बात है चुनाव प्रक्रिया चल रही है, और चुनाव के जस्ट एक वीक पहले, ठीक है। तो ये साफ सुथरा मैसेज है। साफ सुथरा मैसेज क्यों? अनएम्बिगियस पॉलिटिकल मैसेज, सॉरी, सुस्पष्ट या स्पष्ट जो है राजनीतिक मैसेज है कि जो हमारी पार्टनरशिप है वो आगे कैसे होने वाली है, ठीक है। अ लॉन्ग रोड, एक लंबी रास्ता। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग प्रोसेस, ये लंबी प्रोसेस है, with many ups and downs since the first modest step were taken with the end of Cold War 3 decades ago। ये एक बहुत लंबा रास्ता था, या जो भी लंबा प्रोसेस थी कि जब कोल्ड वार खत्म हुआ। कोल्ड वार खत्म होने का अगर आपको ना मालूम हो तो ये 1989 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1989 में कोल्ड वार खत्म हुआ और यूएसएसआर का विघटन हो गया, ठीक है, और कई मामलों में टूट गया। तो उस समय की बात है, तब से एक धीरे धीरे स्टेप इंडिया ने रखना शुरू किया। उस समय अमेरिका पूरा अगेंस्ट था इंडिया के। इन 1991 किक लाइटर प्रपोजल suggested stabilizing contact between the three services of promote exchange and explore area of cooperation। तो यहाँ पर 1991 में पहला एक प्रयास किया गया, ठीक है, यूएस पैसिफिक कमांड के साथ, कि जो हमारी तीनों सर्विस हैं, तीनों सेना हैं, वो उनके साथ क्या हो, एंगेज हो, एक्सचेंज हो, प्रोग्राम हो, जो अभ्यास होते हैं सैन्य युद्ध अभ्यास वो हो, ठीक है, इन सब बातों के बारे में। एन एग्रीड minute on defense cooperation was concluded in 1995, instituting a dialogue at defense secretary level together with setting up the technology group। और ये सब 1991 में शुरू हुआ, और उसने एक संगठन का या इंस्टीट्यूशन का रूप कब लिया? 1995 में, जब जो डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पर दो लोगों ने एक टेक्नोलॉजी ग्रुप का गठन किया, इंडिया और यूएस के बिटवीन। द एंड ऑफ कोल्ड वार हैड हेल्प्ड create this opening, but overhang of the nuclear issue continue to cast shadow on the talk। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोल्ड वार जैसे ही खत्म हुआ तो इन दोनों के बिटवीन
मतलब इंडिया और यूएस के बिटवीन चीज़ें तो नॉर्मल होना शुरू हुई, लेकिन क्या हुआ कि जो उसी समय 1998 में या 96 में आपको मालूम होगा न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया इंडिया ने, तो वो एक शैडो का काम कर रहा था या एक काली छाया का काम कर रहा था उन दोनों के रिलेशन के बिटवीन, भारत और यूएस के बिटवीन। ठीक है, देयर वर लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर ट्रीट, perception and differences came to head when India undertook a series of nuclear tests in 1998। तो यहाँ पर उस समय क्या चल रहा था कि कुछ कुछ मुद्दों पर एक दूसरे का ये लोग समर्थन कर रहे थे, लेकिन न्यूक्लियर के मुद्दे पर अमेरिका क्या हो गया था, विरोध कर रहा था भारत का। और आपको मालूम होगा कि कुछ सैंक्शन वगैरह भी लगा दिए गए थे उस समय। द यूएस रिस्पॉन्डेड एग्रीली बाय इम्पोजिंग अ होल स्लू ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन। देख लो, यहाँ पर सैंक्शन लगा दिए गए थे। द यूएस रिस्पॉन्डेड एग्रीली, गुस्सात्मक रूप से या क्रोधित रूप से उसने क्या किया, सैंक्शन लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शन। लेकिन आपको मालूम होगा कि 91 तक हमारी ओपन इकोनॉमी थी नहीं, तो ज़्यादा कोई उन सैंक्शन का असर नहीं हुआ। जैसे आज की डेट में हम एंगेज्ड हैं कई वर्ल्ड के लीडर्स से या कई देशों से, हमारा जो व्यापार चलता है, उस समय किसी से नहीं चलता था, तो लगाते रहो, सैंक्शन का असर ही क्या होने वाला है। ठीक है, वो तो जब असर होता है जब आप, जैसे आज वर्तमान में आप देखो तो चाइना के साथ हमारा बहुत व्यापार होता है। 1990 तक हमारा कोई व्यापार ही नहीं होता था, तो चाइना सैंक्शन लगाए या कुछ करे, चाइना ट्रेड ना करे, उससे हमें लेना ही देना नहीं था। ठीक है, तो इस हिसाब से बात। एंड लीडिंग द इंटरनेशनल कंडेमनेशन कैंपेन, और उसने लीड भी किया भारत के अगेंस्ट। एक तो सैंक्शन लगाए 1998 में, और लीड किया कि भारत के अगेंस्ट एक माहौल बनाया जा सके वर्ल्ड लेवल पर। एन इंटेंसिव एंगेजमेंट, बहुत तेजी से एंगेजमेंट, फॉलोड विद 18 राउंड ऑफ टॉक बिटवीन देन एक्सटर्नल मिनिस्टर द लेट जसवंत सिंह एंड द यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्ट्रोब टेलवोट, स्पेनिंग 2 years दैट हेल्प ब्रिंग अबाउट अ शिफ्ट इन परसेप्शन। और यहाँ पर उस समय के तत्कालीन जो यशवंत सिन्हा एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री, उनके बिटवीन 18 राउंड की कंटिन्यूस टॉक हुई, और उस टॉक का परिणाम क्या निकला कि धीरे धीरे जो अमेरिका का परसेप्शन है भारत के प्रति वो बदलने लगा। सैंक्शन वर ग्रेजुअली लिफ्टेड एंड इन 2005 a 10-year framework for defense relationship established, followed by the joint declaration of defense cooperation in 2030। और फिर क्या हुआ, जैसे ही दोनों के बिटवीन परसेप्शन चेंज हुआ यूएस का, तो उसने सैंक्शन भी हटाए। साथ ही साथ 2005 में 10 ईयर का जो डिफेंस रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक फ्रेमवर्क या ढांचा तैयार करने के लिए। और साथ ही साथ 2013 में भी इसी टाइप का डिफेंस कॉपरेशन हुआ। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज रिन्यूड इन 2015 फॉर अनदर डेकेड। और 2015 में जो डिफेंस कॉपरेशन था उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कॉपरेशन, मतलब एंगेज रहेंगे यूएस और इंडिया इन सब चीज़ों में। द फ्रेमवर्क लेड आउट an institutional mechanism for area of cooperation including joint exercise, intelligence exchange, joint training for multinational operation including disaster relief and humanitarian assistance, technology transfer and sharing of the non-proliferation best practice। तो यहाँ पर क्या है, इस जो फ्रेमवर्क है उसने उन चीज़ को एक संगठित रूप दे दिया, मतलब एक संविधानिक रूप दे दिया कि जो हमारे सैनिक युद्ध अभ्यास हैं वो होंगे, इंटेलिजेंस जो एक्सचेंज है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज रहती है उनकी जो इनपुट हैं वो शेयर किए जाएंगे, भारत यूएस के साथ करेगा, यूएस भारत के साथ करेगा। जो सैनिक युद्ध अभ्यास होते हैं ये उसी फ्रेमवर्क का हिस्सा थे। कभी डिजास्टर रिलीफ के लिए हमें अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए, और जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हैं उनके, और नॉन प्रोलिफरेशन मतलब अप्रसार की संधि। ऐसा नहीं कि हम अपने प्रसार के लिए जैसे चीन कर रहा है कि प्रसार करने के लिए अपने उन टेक्नोलॉजी का या दुरुपयोग करें, सीधी सी बात। ठीक है, तो उन सब चीज़ों की इसमें बात हुई। इनिशियल मूवमेंट वाज स्लो, शुरुआती स्थिति में ये क्या था, स्लो था। इट गैदर मोमेंटम वंस द न्यूक्लियर हर्डल वाज ओवरकम इन 2008 विद द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील। और यहाँ पर क्या था, बहुत धीरे धीमे चीज़ें चल रही थी 2008 तक, लेकिन जैसे ही वो न्यूक्लियर हर्डल का वो एक माइंड से अलग हुआ कि जो क्या होता है आज की डेट में, अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करता है तो उसके लिए जो बड़ी बड़ी जो विकसित कंट्री हैं, जो न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, वो रोक लगाती हैं कि कोई मिसयूज़ ना कर ले। सो दैट्स वाई
तो यूएस उस समय तक विरोध कर रहा था 1998 में, लेकिन 10 साल बाद ही क्या करने लगा, यूएस ने सिविल न्यूक्लियर डील कर ली। अब ये सिविल न्यूक्लियर डील क्या कहलाती है, इसमें जनरली जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ एक अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे बिजली उत्पादन होगा और भी कई, मतलब उसका इंटेंशनली गलत आप यूज़ ना कर लो, इरादित गैर इरादित तौर पर आप गलत यूज़ ना करो। देयर वर अदर फैक्टर्स एट प्ले टू, और यहाँ पर कुछ और दूसरे कारक भी ने भी अपना काम किया जिसके कारण यूएस इंडिया की सिविल डील हुई 2008 में। इक्वली इम्पॉर्टेंट वॉज प्रोग्रेसिव ओपनिंग अप इंडियन इकोनॉमी दैट वाज रजिस्टरिंग एन इम्प्रेसिव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 7%, और 2008 में फिर एकदम से खोल भी थी। वैसे 1991 में ओपन की थी, तो उसमें क्या हुआ कि 7% की एकदम बूस्ट मिला इंडिया की इकोनॉमी में। आपको मालूम होगा कि 1990 में इंडिया की इकोनॉमी एकदम क्रम्बल कर गई थी, ठीक। फिर सुधार लाए जिसमें मनमोहन सिंह जी भी शामिल थे, तो उस सुधारों की जो कमेटी में, तो उन्होंने सुधार लाए और हमारी जो इकोनॉमी है उसको क्लोज्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया, कि किसी किसी मसले में क्लोज्ड भी है, किसी किसी मसले में ओपन भी है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे इतना है कि हमारी जो इकोनॉमी ओपन हुई जो कि यूएस चाहता था, क्योंकि यूएस के लिए चाइना और इंडिया दो बड़े मार्केट थे। तो चाइना में मोस्टली वो कर चुका था चीज़ें, अब इंडिया को खोलना चाहता था, तो इंडिया की उसने ओपन इकोनॉमी करवा ली। बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस वाज 20 बिलियन इन 2000। जो बायलैटरल ट्रेड थी यूएस और इंडिया की, वो 20 बिलियन थी 2000 के, और एक्सटीड 140 बिलियन इन 2018। तो यहाँ पर जो 20 बिलियन थी उससे 7 गुना बढ़कर 140 बिलियन हो गई 2018 के अंदर। द 4 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा इन यूएस हैज़ कम political age, and its impact can be seen in the bipartisan composition of India's caucus and the Senate friend of the India group। तो यहाँ पर 40 लाख के समथिंग लोग, मतलब 40 लाख लोग कहाँ हैं, इंडियन डायस्पोरा के, कहाँ यूएस के अंदर रह रहे हैं। वो हैज़ कम पॉलिटिकल एज एंड इम्पैक्ट टू बी सीन इन बायपार्टीसन कंपोजिशन ऑफ इंडियन कॉन्कस एंड एज सीनेट फ्रेंड एंड इंडियाज ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है, जब उनकी हमारी जो भारतीय लोगों की तादाद वहाँ पर बढ़ी, तो उसी के कारण आज जो चीज़ें हैं वो बदली हैं। और आपने देखा होगा कि चुनाव से जस्ट पहले सेक्रेटरी यहाँ की विजिट करते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ उनके अच्छे रिलेशन बताने का सीधा सा मतलब है कि ट्रंप को जो जितने भी इंडियन वोट हैं अमेरिका में वो मिलना, ठीक है। और आप जैसे जानते ही हो कि मोदी एक हमारे यहाँ, नरेंद्र मोदी हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी एक अलग ही छवि है, ठीक है। तो इसीलिए देखो सीनेट जो है वो यहाँ पर आए और चीज़ों को सोल्ड आउट किया चुनाव से एक हफ्ते पहले। From less than 400 million of defense acquisitions till 2015, US has since signed defense contract of 18 billion। जो हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन था यूएस के साथ 2005 से पहले या 2005 तक, वो कितना था, 400 मिलियन, ठीक है, मिलियन में था। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए, जब से 2005 के बाद जो साइन आइन हुए हैं वो 18 बिलियन तक पहुंच गया है आज की डेट में। तो ये भी एक चीज़ें दिखाता है कि कैसे दोनों इंगेज हो रहे हैं। फिर बायपार्टीसन कंसेंसस। A bipartisan consensus supporting the steady growth in India-US tie in both New Delhi and Washington has been a critical supporting factor। तो यहाँ पर दोनों के दोनों बायपार्टीसन कंसेंसस है, दोनों की आम सहमति होती है, बहुत से मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर असहमति भी होती है, लेकिन वो हल निकालते रहते हैं। द फर्स्ट बेबी स्टेप इन फॉर्म ऑफ द किक लाइटर प्रपोजल केम इन 1919। तो ये फर्स्ट बेबी स्टेप था जो यूएस के साथ संबंध बनाने के लिए 1991 में। द बुश एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पीवी नरसिम्हा राव लेड अ कांग्रेस कोalition, और वहाँ पर क्या थे, बुश का एडमिनिस्ट्रेशन था, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। और यहाँ पर अगर बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस के चुने हुए प्रधानमंत्री थे यहाँ पर थे। फॉलोइंग द न्यूक्लियर टेस्ट, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वेलकम प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन टू दिल्ली। और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद बिल क्लिंटन को अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया न्यू दिल्ली के अंदर। द विजिट टेकिंग प्लेस आफ्टर 22 ईयर, द प्रीवियस वन बीइंग यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर विजिट इन 1978 मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम एन स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज टू न्यूट्रल एलीज।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 1900 मतलब 78 में जो लोग आए थे, उनके बाद जो बिल क्लिंटन आए वो 22 साल बाद उन्होंने विजिट की थी। उससे पहले 1978 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर यहाँ पर आए थे और मार्क्ड शिफ्ट फ्रॉम एन स्ट्रेंज डेमोक्रेसी टू नेचुरल अलाई। और एन स्ट्रेंज डेमोक्रेसी मतलब एक दूसरे को ना जानने वाली या अजनबी टाइप की डेमोक्रेसी से एक नेचुरल अलाई के फॉर्म में हम कन्वर्ट हुए। ठीक है। अ कांग्रेस कोalition लेड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कैरीड द प्रोसेस फॉरवर्ड विथ रिपब्लिकन बुश एडमिनिस्ट्रेशन। और जो कांग्रेस ने फिर बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई 2004 में, तो उन्होंने भी जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे, इस प्रोसेस को क्या कैरी फॉरवर्ड किया या आगे बढ़ाया। हैवी पॉलिटिकल लिफ्टिंग वाज नीडेड टू कंक्लूड द हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील इन 2008, रिमूविंग द बिगेस्ट लेगेसी ऑब्स्टेकल। और यहाँ पर हैवी पॉलिटिकल लिफ्टिंग मतलब पॉलिटिकल जो पावर है उसका बहुत बड़ी हमारी मतलब राजनीतिक पावर एक बड़ी कैसे बढ़ी कि जब हमने 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन की किसके साथ, अमेरिका के साथ। और इससे हमें बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला और जितने भी न्यूक्लियर का जो हम टेस्ट करने में वो थे, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्या हो गया, रिमूव हो गया। द बिगेस्ट पुश हैज़ कम फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवरकमिंग द हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड टेकिंग फॉरवर्ड द रिलेशनशिप first with Democratic Obama administration by announcing the joint strategic vision। तो biggest push has come, कब आया biggest push? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ओवरवेलमिंग जब हेजिटेशन उन्होंने ख़त्म किया, या जो पूर्ववत जो रिलेशन थे यूएस को, उसको उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए या ज़्यादा मतलब पुराने जो ऑब्स्टेकल थे या जो बिहेवियर था अमेरिका का, उस चीज़ को आगे उन्होंने रोड़ा ना बनने दिया और आगे जो यूएस के साथ है रिलेशन को क्या किया, नॉर्मल किया। कहाँ पर, एशिया पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन इन 2015, फॉलोड बाय द एलिवेटिंग द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग लॉन्च्ड इन 2009 एंड फर्स्ट राउंड हेल्ड इन 2010 इनटू 2+2 dialogue in 2018 with Republican Trump administration reflecting the comprehensive global strategic partnership। तो यहाँ पर जो 2+2 डायलॉग है आपको मालूम हो तो 2018 में ही ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के थ्रू। 2009 में भी एक स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डायलॉग की शुरुआत की गई, 2010 में भी इसी चीज़ की शुरुआत की गई रिफ्लेक्टिंग, और ये रिफ्लेक्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सीधी सी बात है, मिली जुली एक ग्लोबल लेवल पे रणनीतिक पार्टनरशिप या साझेदारी को प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। मिस्टर मोदी इज नॉट कंस्ट्रेंड अनलाइक डॉक्टर सिंह ड्यूरिंग हिज सेकेंड टर्म हु फेस्ड opposition within his party, had a defense minister who preferred to shy away from any decision and often had to prod a reluctant bureaucracy। तो मिस्टर मोदी ने खुद के लिए एक डिब्बे में बंद करके नहीं रखा, जैसा कि मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने किया। सेकेंड टर्म में क्या हुआ, बहुत ही अपोजिशन फेस किया मनमोहन सिंह ने अपनी ही पार्टी के अंदर। हैड अ डिफेंस मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर थे जो प्रेफर्ड करते थे किसी भी डिसीजन को लेने में संकोच प्रदर्शित करते थे, एंड ऑफन हैड टू प्रोड अ रिलक्टेंट ब्यूरोक्रेसी, और प्रायः जो मतलब अंकुश लगा देते थे जो रिलक्टेंट अनिच्छुक जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर। द साइनिंग लास्ट वीक of the basic exchange of cooperation agreement WECA providing for sharing a geospatial data in the data of foundational agreement the first general security। तो यहाँ पर जो साइन किया गया बेका, आपको मालूम होगा जब माइक पोम्पियो आए तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड शेयर जियो स्पेटल मतलब भू स्थानिक डेटा, सीधी सी बात है टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट है, वो एक अलग मसला है। कई चीज़ों का शेयरिंग हुई है बेका के थ्रू कि जो भारत और इंडिया एक दूसरे को किन किन क्षेत्रों में मदद करेंगे, उन सब की बात है। द फर्स्ट जनरल सिक्योर ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA रिलेटिंग टू सिक्योरिटी ऑफ ईच अदर्स मिलिट्री इंफॉर्मेशन वाज साइंड इन 2002। तो ये सबसे पहला जो डिफेंस डील हुई थी
भारत और अमेरिका के बिटवीन, वो 2002 में हुई थी। द कांग्रेस लेड यूनाइटेड स्टेट प्रोग्रेसिव अलाइंड गवर्नमेंट साइंड द एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट यूमा 2009, और 2009 में कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो 2009 में ये यूमा नाम का एक एग्रीमेंट साइन हुआ, बट देन ड्रैग्ड इट फीट ऑन अदर ऑन ग्राउंड दैट इट वुड जियोपार्डाइज इंडियाज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। लेकिन यूमा से फिर धीरे उसने ड्रैग्ड कर ली अपने फीट इंडिया ने, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेटजिक या रणनीतिक जो ऑटोनॉमी थी वो इंडिया की क्या हो रही थी, कंप्रोमाइज हो रही थी। हाउएवर इट वाज एपरेंट दैट मिलिट्री एक्सरसाइज विद यूएस expanded both in scale and complexity, and US military platform were inducted. Not signing the agreement was perceived as an obstacle to strengthening the cooperation. हालांकि ये स्पष्ट है क्या कि जो मिलिट्री की एक्सरसाइज है यूएस के साथ वो क्या है, बढ़ रही है, वो इन स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे स्केल में हो चाहे कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कई चीज़ों का एंगेजमेंट, स्केल मतलब कई बार हो रही है, ठीक है। एंड यूएस मिलिट्री प्लेटफॉर्म वर इंडक्टेड, और उसमें यूएस के जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म इंडक्टेड थे। नॉट साइनिंग दीज एग्रीमेंट्स वाज परसीव एज एन ऑब्स्टेकल टू स्ट्रेथनिंग कोऑपरेशन, और इन एग्रीमेंट को साइन ना करना तो वो इस हिसाब से समझा जा रहा था कि ये ऑब्स्टेकल की तरह है जो स्ट्रेटनिंग कोऑपरेशन है उसमें। नियरली 60 कंट्रीज हैव साइंड बेका, लगभग 60 कंट्रीज ने बेका साइन कर रखा है। इन 2016 लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ल्यूमा रिलेटिंग एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट हैड बीन कंक्लूडेड, फॉलोड बाय द कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा इन 2018 परमिटिंग एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर लोमा और कॉमकासा को भी साइन किया गया। कॉमकासा जनरली किस बात पे बेस्ड है कि आपको एनक्रिप्शन या जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक। मोर देन 100 कंट्री हैव साइंड दीज एग्रीमेंट्स विद द यूएस। इक्विवेलेंट एग्रीमेंट ऑन लॉजिस्टिक एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री कम्युनिकेशन हैव ऑल्सो बीन साइंड विद फ्रांस बट विदाउट द पॉलिटिकल फज। तो यहाँ पर कई 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने साइन कर रखा है, ठीक है। और ये म्यूचुअल सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन को आप सेव करने के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इन सब के साथ साइन कर रखा है। फ्रांस के साथ भी साइन किया है, लेकिन वो पॉलिटिकल कोलाहल नहीं किया उस चीज़ का, साइन तो कर रखा है। लेकिन जैसा एक हमारे यहाँ जब माइक पोम्पियो आया तो पूरा का पूरा वर्ल्ड कवरेज कर रहा है, ऐसा उन्होंने कवरेज नहीं किया, ठीक है। गुपे चुप तरीके से, फर्स्ट मतलब होता है कोलाहल करना, ठीक है। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द लेवल्स, डेवलपिंग द हैबिट ऑफ द वर्किंग टुगेदर हैज़ बीन लॉन्ग प्रोसेस टू बिल्डिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट वाइल एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग जो प्रोसेस है या जो हैबिट है कि हम साथ काम करेंगे, वो एक लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे एंड एक दूसरे पर विश्वास करोगे। साथ ही साथ आप क्या करोगे, एक्सेप्ट भी करोगे एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको। द यूएस इट यूज टू डीलिंग विद एलीज एंड एडवर्सरीज। तो यहाँ पर यूएस जनरली क्या करता था कि दोनों से डील करता था, चाहे उसके प्रतिकूल लोग हों या अनुकूल राष्ट्र हों। इंडिया फेल इनटू नाइदर कैटेगरी, लेकिन इंडिया किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करता। देयरफॉर एंगेजिंग एज ए इक्वल पार्टनर हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ इंडिया एंड यूएस। रिकॉग्नाइजिंग दिस, द यूएस कैटेगराइज्ड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2016। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि जो एंगेजमेंट हो रहा है इक्वल पार्टनरशिप के थ्रू, दोनों मतलब एक दूसरे को इक्वल समझ रहे हैं, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा दोनों के लिए, चाहे इंडिया की बात करें या यूएस। और इससे जो है यूएस की जो कैटेगराइज्ड इंडियाज मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2000 पोजीशन यूनिक टू इंडिया दैट वाज फॉर्मलाइज्ड इन नेशनल डिफेंस ऑथोरिटाइजेशन एक्ट 2017 authorizing the Secretary of State and Defense to take necessary measure। तो यहाँ पर जो एंगेजमेंट थी 2016 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसको एक
इंस्टीट्यूशनलाइज किया या एक विधायिका रूप में एक विधेयक पारित करके उस चीज़ के उपाय खोजे गए, या जो भी है मतलब इंडिया ने उसमें एक अच्छा कदम बढ़ाया। इट हैज़ हेल्प दैट इंडिया ऑल्सो ज्वाइन द एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एंड वासेनार अरेंजमेंट। तो यहाँ पर ये भी हेल्प कर चुका है क्या कि नेसेसरी मेजर इट हैज़ ए हेल्प किस किस में कि जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन सब में भी क्या करेगा, ये मदद करेगा। एंड हैज़ प्रैक्टिस consistent with nuclear supplier group where its member was blocked by China spuriously linking it to पाकिस्तान। तो यहाँ पर जैसे कि NSG में भी भारत की सदस्यता नहीं मिल पा रही है क्योंकि चाइना ब्लॉक कर रहा है पाकिस्तान का वो लेकर कि पाकिस्तान को भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। इन 2018 इंडिया वाज प्लेस्ड इन कैटेगरी फर्स्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन ईजिंग एक्सपोर्ट ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। और 2018 में इंडिया को कैटेगरी 1 में डाला गया था स्ट्रेटेजिक ट्रेड के अंदर, किसके द्वारा, वर्ल्ड बॉडी के द्वारा। इन एवरी रिलेशनशिप देयर इज अ पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर एंड अलाइनमेंट ऑफ द टू इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप जो हो रहा है वो यहाँ पे पुश फैक्टर मतलब उसकी तरफ ढकेलने वाला, पुल मतलब अपनी तरफ खींचने वाला, ऐसे कुछ कारक है। मतलब कई मसलों पर इंडिया सहमत है, कई मसलों पर असहमत है, लेकिन जो भी अलाइनमेंट हो रहा है या जो भी साथ आ रहे हैं इंडिया और यूएस, वो सिर्फ और सिर्फ उनका अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनके कारण चीज़ों क्या हो रही हैं, कोऑपरेशन हो रहे हैं। एन आइडिया मैच्योर व्हेन टाइमिंग इज राइट। और ये आइडिया मैच्योर कब होता है, जब टाइमिंग क्या होती है, राइट होती है। ठीक है। आफ्टर ऑल क्वाड वाज फर्स्ट मूटेड इन 2017। तो क्वाड जो है पहली बार 2007 में उसकी चर्चा चली या एग्जिस्ट में आया। ठीक है। बट आफ्टर वन मीटिंग इट पीटनर्ड आउट टिल इट री इमरजेंस नाउ। तो यहाँ पर लेकिन एक मीटिंग के बाद वो शांत हो गया। ठीक है, उसको कोई हलचल नहीं हुई। और अब क्या कर रहा है वर्तमान में, अब जब चीन एज अ थ्रेट काम कर रहा है तो अब उसका उदय हो रहा है। अलोंगसाइड द मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन टोक्यो अर्लियर दिस मंथ, इंडिया वाज इनवाइटेड फॉर फर्स्ट टाइम टू ऑल्सो अटेंड द 5i, a single intelligence grouping set up in 1941 consisting of Australia, Canada, New Zealand and United Kingdom and US meeting। और यहाँ पर इसी के साथ साथ इंडिया को टोक्यो में 5i की जो समिट थी उसमें भी इनवाइट किया गया, जो कि 1941 में बना था 5i का ग्रुप। तो उसमें भी इंडिया के लिए क्या है, एक सीट दी गई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। द पॉलिसी डिबेट इन इंडिया इज ऑफन कॉट अप इन लेवल्स। तो जो पॉलिसी डिबेट है इंडिया के अंदर प्रायः किसके बिटवीन कैद हो जाती है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब नॉन अलाइनमेंट एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने डिस्क्राइब किया नॉन अलाइनमेंट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, कि गुटनिरपेक्षता ही उनका क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। इट वॉज डिज़ाइन टू एक्सपेंड इंडियाज डिप्लोमेटिक स्पेस। और ये डिज़ाइन हुआ था कि एक्सपेंड करें डिप्लोमेटिक स्पेस को इंडिया के। ठीक है। येट इन 1971 व्हेन कोल्ड वार डायरेक्टली इम्पिंज्ड ऑन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। और ये 1971 का समय था जब कोल्ड वार ने क्या डायरेक्टली इम्पिंज किया इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी। 1971 में अगर आपको ना मालूम हो तो कोल्ड वार का किस हिसाब से रोल था, वो ऐसे रोल था कि 1971 में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसको रसिया का या जो उस समय का यूएसएसआर था उसका समर्थन था कि आप जाओ बांग्लादेश को मुक्त कराओ, लेकिन यूएस इसके अगेंस्ट था। तो कोल्ड वार में हम कहीं ना कहीं रूप से इन्वॉल्व हो गए थे। और आपको मालूम होगा कि फिर इसीलिए युद्ध भी बीच में छोड़ दिया गया था, क्योंकि यूएस के जो विमान थे वो भारत के अगेंस्ट लड़ने के लिए पहुंच चुके थे। अ नॉन अलाइंड इंडिया बैलेंस्ड द थ्रेट बाय साइनिंग ट्रीटी ऑफ पीस। और जो नॉन अलाइंड इंडिया था वो जो इस धमकी को है कि भाई उस शीत युद्ध से उसको असर ना हो, वो उसको बैलेंस करने में लगा था कि ट्रीटी ऑफ पीस साइन की, फ्रेंडशिप कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक
इनके बिटवीन उन्होंने कई ऐसी डील साइन की, कल के दिन अगर यूएस थ्रेट बन के आता है सामने तो यूएसएसआर क्या करेगा, उस इंडिया का साथ देगा। हाउएवर ड्यूरिंग द 1970 एंड 1980 इट वाज ऑफन हाईजैक्ड बाय नॉन अलाइन मूवमेंट ट्राइंग अ पॉलिसी इन आइडियोलॉजिकल नोट्स। तो यहाँ पर ये गुटनिरपेक्षता की जो गांठ है कई जगह यूज हुई या उसको यूज किया गया एक आइडियोलॉजिकल उसके थ्रू, जो एक गांठ साबित हुई। ठीक है, सच बिकम द hold of the label that even after Cold War, India defined strategic autonomy as non-aligned 2.0। तो यहाँ पर जो एक आइडियल है गुटनिरपेक्षता का, वो कोल्ड वार के बाद भी इंडिया ने जारी करके रखा, लेकिन उसका दूसरा नाम हो गया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसको या आप ये भी बोल सकते हो कि नॉन अलाइनमेंट 2.0। द इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी नीड टू अप्रिसिएट दैट पॉलिसी कैन नॉट बिकम प्रिजनर ऑफ लेवल्स। तो यहाँ पर इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, मतलब जो भी स्ट्रेटेजिक हैं हमारे, उनके लिए आवश्यकता है कि वो अप्रिसिएट करें ऐसी पॉलिसी को जो प्रिजन का काम ना करें, कि भाई इंडिया ने किसी चीज़ को साइन कर लिया और भविष्य में उसके लिए खतरा साबित हो। अल्टीमेटली द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हैज़ टू एनहेंस्ड। अल्टीमेटली अंततः या परिणाम स्वरूप जो भी है, अंत में यही है कि भाई जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उनको क्या करना चाहिए, इन्हेंस करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेटजिक स्पेस एंड कैपेबिलिटी, जो भी रणनीतिक स्पेस है और जो कैपेबिलिटी उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज़ द रियल सिंबोलिज्म ऑफ इन पर्सन मीटिंग इन दिल्ली। और यही रियल सिंबोलिज्म होगा जो भी पर्सन्स की मीटिंग हो रही, मतलब 2+2 डायलॉग हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। सो दिस इज द टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।